आज हम लोग सब लोगों ने एक खबर पढ़ी और खबर ये थी कि अब महिलाओं को जो है वो परमानेंट कमीशन मिल गया है भारतीय सेना में। खबर अपने आप में बहुत शुभ थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बात दूसरी है कि इस पाने के लिए, इस खबर को पाने के लिए इन भारतीय महिलाओं ने और भारतीय सेना की महिलाओं ने, उसमें जाने वाली महिलाओं ने, देश की सेवा करने वाली महिलाओं ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और परमानेंट कमीशन पाना कोई आसान काम उनके लिए नहीं रहा। कई बार ऐसे रास्ते रोके गए जिनसे बहुत मुश्किलें उनको सामने आई। कहा गया ये प्रैक्टिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, और तमाम जितने दुनिया भर के एक्सक्यूज हो सकते थे वो दिए गए। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पिछली फरवरी को जीत हो गई थी वैसे, जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, सरकार से कहा गया, और महिलाएं बराबरी के हक पे हैं, बराबरी वो काम कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप इसे लागू कीजिए। उस लागू करने की प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लगभग लग गया और कल अंततः भारतीय सेना, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में एक बाकायदा विज्ञप्ति जारी करके ये शुभ सूचना दी। ये लड़ाई जितनी रोमांचक है, बड़ी है, उतनी ही इसके पीछे एक कहानी है महिलाओं के संघर्ष की, महिलाओं को अपना हिस्सा पाने की। आखिर इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाया गया और इस परमानेंट कमीशन, अभी तक महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भारतीय सेना में जाती रही हैं, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब हुआ 5-5 साल के लिए, और कभी कभी एक्सटेंशन भी मिलते रहे हैं उनको। लेकिन अब पूरी नौकरी के तौर पर, परमानेंट कमीशन का मतलब पूरी नौकरी पर के तौर पर उनको अब भर्ती करने का एक बड़े स्तर पर फैसला हुआ है। अभी भी शायद वो उसमें फैसले में अगर मगर बहुत सारे हैं, और इन सब मामले पर आम आदमी की भाषा में बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन अनुमा आचार्य जी हैं, जो अपने आप में एक संघर्ष का प्रतीक हैं। भारतीय वायुसेना में रहते हुए रही, वहां लड़ाई लड़ी, बीच का दौर एक ऐसा आया कि उन्होंने HAL में और एक और प्राइवेट फर्म में काम किया, जनरल मेजर के पद पर सुशोभित हुई और कोर्ट में लड़ाई लड़ते लड़ते फिर वो दोबारा अपनी जगह वापस आई और अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले उन्होंने VRS लिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुमा जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बात करने के लिए। इस पूरी कहानी को समझाने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। हमारा आग्रह सिर्फ इतना ही होगा कि आप इसको आम भाषा में उसे समझाने की लड़ाई कोशिश करें। तो मेरा सवाल यह है कि ये लड़ाई कितनी महत्व है आप सब के लिए? ये एक छोटा सा मकाम मिला है हमको 27.5 सालों के बाद, क्योंकि जब 1992 में पहली बार सेनाओं में, तीनों सेनाओं में भारतीय महिलाओं को एंट्री मिली थी, उस समय इसे एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था, 5 साल का प्रयोग। और उसमें भारतीय वायुसेना ने तो एक पॉलिसी MOD के साथ निकाली थी, लेकिन नेवी और जो आर्मी है उन्होंने केवल एक गजट नोटिफिकेशन जो होता है उसी के जरिए ये शुरुआत की थी। तो उसका नुकसान आगे चल के आर्मी और नेवी की महिला अधिकारियों को हुआ था। और चूंकि एयरफोर्स ने शुरू में ही पॉलिसी निकाली थी जिसमें ये लिखा हुआ था 91 की पॉलिसी में कि महिलाओं को आगे चलकर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, तो जो लड़ाई हमने 12 मार्च 2010 को जीती थी, उसमें हमें उस पॉलिसी का फायदा मिला, क्योंकि पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होती है जिसे आप लीगली कोट कर सकते हैं। तो जब भारतीय वायुसेना ने हमारे बैच को और मेरे साथ के बहुत सारे लोगों को परमानेंट कमीशन दिया था, उसमें उसी पॉलिसी को हमने कोट किया था, एक विज्ञापन भी था भारतीय वायुसेना का, और उसके बेसिस पर हमने ये लड़ाई जीती थी। तो भारतीय वायुसेना ने तो हमें बुला लिया था वापस, और मैंने एक रीइंस्टेटमेंट मुझे भी मिला था, लेकिन जो सेना की महिला अधिकारी थी और नौसेना की, उनकी लड़ाई लंबी चली और वो 17 फरवरी 2020 को जाकर
तब खत्म हुई जब सुप्रीम कोर्ट से उनको परमानेंट कमीशन का एक निर्णय मिला। उसके थोड़े समय के बाद 17 मार्च को नेवी की महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशन मिला। तो एक बात है कि जब निर्णय होता है उससे इम्प्लीमेंटेशन के बीच में हमें भी करीब 6 महीने के बाद ही भारतीय वायुसेना ने बुलाया था। ऐसे ही सेना के साथ हुआ है। अभी ये इसे एक छोटा पड़ाव माना जा सकता है। ये आपने छोटा पड़ाव माना है, लेकिन क्या इसलिए नहीं पूरी लड़ाई मान रही कि अभी भी आपको फ्रंट लाइन कॉम्बैट रोल में नहीं लाया गया है, या और बहुत सारे अगर मगर हैं? क्योंकि अगर आप दुनिया भर की भी बातें करें तो मैं दुनिया से पहले देश की बात करूं तो आर्मी में अभी 3.89% महिलाएं हैं, नेवी में शायद 6.7 है, और जिसमें आप काम कर चुकी, सेवा दे चुकी, वहां सबसे ज्यादा 13.28% है वो। लेकिन दुनिया का भी रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर आप यूरोप, जिन्हें बहुत आगे का मानते हैं, ब्रिटेन को ले लीजिए, तो ब्रिटेन ने भी 2 साल पहले ही इस तरीके का काम किया है। अमेरिका में भी 4 साल पहले हुआ, जब पेंटागन के निर्णय को सरकार ने पीछे किया। और चीन में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सब लोग जानते हैं उसका। हाँ, इजराइल अकेला एक शायद वाहिद देश रहा जो इसने मतलब जब हमारी आजादी हुई थी तब से, शायद यानी कि 1948 से शुरू कर दिया था, और बहुत सारा काम उसने कर लिया। शायद वहां की जनसंख्या की वजह से ऐसा हुआ हो, और कुछ एक मौकों को छोड़ करके बाकी वहां महिलाएं काम करती रही। और इस समय देश में भी शायद 43,000 महिला अफसर हैं, जिसमें से 43,000 अफसर हैं, जिसमें 1600 अफसर महिला अफसर हैं। बहुत कम है ये लड़ाई। मतलब अब किस मोड़ पे आप पाती हैं, खासतौर से तब जब 2003 में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा एक मिला था, 2 स्ट्रीम में शायद आप लोग आ गई थी, एजुकेशन की और शायद जनरल लीगल। हाँ, वो एक कोई मिस बबीता थी जिन्होंने लड़ाई लड़ी वकील ने, और फिर वो 17 साल बाद। अकू जी, पूरा जो बबीता एक नाम, मतलब जैसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं, तो 23 महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी। वो 1-2-3 लोगों को लेकर ऐसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाता है। नहीं, तय बात है, कोई एक नाम सामने आता है या वर्सेस में जब बात शुरू होती है तो वो होती है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो अब ये लड़ाई किस मोड़ पे आप मानती हैं फरवरी के आदेश के बाद? अब क्योंकि वैसे तो महिलाएं 320, शायद 322 या 20 महिलाएं गई थी, महिला अफसर गई थी कोर्ट में। तो अब ये लड़ाई आप किस मोड़ पे मानती? अभी सिर्फ परमानेंट कमीशन मिला है, और इस में जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, वैसी बात हुई है कि ये महिला अधिकारी जो है, इनको प्रमोशंस में वैसे फायदे नहीं होंगे, क्योंकि एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर का करियर बिल्कुल उसके शुरुआती दिन से शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता है। जबकि जो SSC या शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी हैं, अगर इनको एक पर्टिकुलर ग्रेड से ज्यादा नंबर देना पड़ता है तो 10 जस्टिफिकेशन देने पड़ते हैं। भाई ये तो बाहर जा रही है, इनको क्यों दे रहे हैं आप नंबर, इनको कौन सा आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमने सुनी है, और मैं भी खुद उसका शिकार बनी हूँ, क्योंकि SSC ऑफिसर को हमेशा एक करियर ऑफिसर के कंपैरिजन में कम नंबर मिला करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं अपने प्रमोशन से वंचित हुई हैं इतने सालों तक। ये जो मैं छोटा मकाम कह रही हूँ वो इसलिए कि अभी हमने केवल एक सिक्योर्ड जॉब के नाम पर कुछ पाया है, लेकिन अब करियर के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं ऐसा मानती हूँ, जिस दिन भारतीय सेनाएं शुरुआत से एंट्री लेवल पर ही परमानेंट कमीशन की महिलाओं को लेना शुरू कर देंगी, तब हम मानेंगे कि वो लड़ाई या जो भी कुछ है वो अपने कहीं पर पहुंचा है, किसी मकाम पर पहुंच गया है। और दूसरी चीज, वो बहुत आगे की बात कर रही हूँ, शायद 35-40 साल में जब महिलाएं एयर मार्शल के रैंक पर पहुंचेंगी, जैसे डॉक्टर्स जो 1947 से थे, और पहली डॉक्टर जो थी वो ABM बने हुए उनको करीब 8-9 साल ही हुए हैं, तो उनको अगर 65-70 साल लग गए तो मैं समझती हूँ आने वाले 20-25 सालों में हम उस लेवल पे भी नॉर्मल, जो अभी महिला अधिकारी जो 90 में, जिनका 90 के दशक में शुरू हुआ था, उनको हम उस लेवल पे जब देखेंगे तब हम पाएंगे।
और परसेंटेज तो खैर 50% की लड़ाई ये कभी नहीं रही, 10 से 20% भी अगर है और महिलाएं वहां हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं और बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस होता है वो कंपैरेटिवली। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं महिला हूँ, पर मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर महिला अधिकारी इसे चुनौतीपूर्ण जॉब की तरह लेती हैं, एक रूटीन जॉब की तरह कभी नहीं लेती, क्योंकि है भी ये बहुत ही अलग किस्म का जॉब। जी, जैसे अभी भी आर्टिलरी, आर्मर्ड और एक जगह और जहां पर अभी महिलाओं का वो नहीं किया गया, बाकी 8 और नए एरिया या नए स्ट्रीम खोले गए हैं उनके लिए। तो लेकिन एक सवाल ये है कि उस आप लोगों को बढ़ने क्यों नहीं दिया गया? पुरुषात्मक सत्ता की वजह से बढ़ने नहीं दिया गया, या ये कि खामखा के विरोध किए गए? एक दोनों ही चीजें एक तरीके के हैं, लेकिन क्यों नहीं मतलब उसको आगे आप लोगों को आने दिया गया? मेरी बात को इस तरह से समझिए कि जैसे कोई परमानेंट कमीशन अधिकारी होता है तो उसको अपनी नौकरी के 4थे साल में जूनियर कमांडर कोर्स कराया जाता है, 6ठे साल में कोई और, 8वें साल में कोई और इन्हीं से उसका प्रमोशन का ग्राफ बनता है। महिला अधिकारी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आई थी, इनमें से काफी कोर्सेज से डिप्राइव्ड रही। जैसे हमारा कोर्स जो था उसे कभी स्टाफ कॉलेज, हमारा बहुत प्रेस्टिजियस एक कोर्स होता है जिसमें एमएससी की डिग्री मिलती है डिफेंस स्टडीज में, और वो वेलिंगटन में होता है, तो उसका हमें एंट्रेंस देने की ही इजाजत नहीं थी। तो जब तक आपको बराबरी से अवसर नहीं मिलेंगे, बराबरी से आपके कोर्सेज नहीं होंगे, बराबर एक्सपोजर हर तरफ से नहीं मिलेगा, तो आप प्रमोशन की लाइन में कहीं नहीं आ सकते। तो अब क्या होगा, जब परमानेंट कमीशन मिल चुका है तो जो महिलाएं इस वक्त सर्विस में हैं उनके तो लॉसेस हो जाएंगे क्योंकि उनका करियर ग्राफ बना नहीं। लेकिन जो महिलाएं अब आएंगी आगे, या अभी इस समय वो अपने करियर के 3-4 वर्ष तक है, उनको इसका फायदा मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि जिन्होंने इस केस को लड़ा उन्होंने आगे आने वालों के लिए रास्ता बनाया। लेकिन क्या अब महिलाएं परमानेंट कमीशन मतलब उनके लिए जैसे पुरुषों का है वैसे ही उनके एग्जाम होंगे, या वो महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन से ही जाएंगी आगे होंगी? वही मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने पहले निवेदन किया कि जिस दिन ये एंट्री लेवल पे परमानेंट कमीशन से शुरुआत होगी, जिस तरह से एफकैट देकर मेल ऑफिसर आते हैं, उसी तरह से जिस दिन से महिला अगर वो इसी शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूट से आती रहेंगी और उनको हर 5 साल में 10 साल में बार बार एक्सटेंशन देके फिर परमानेंट कमीशन के लिए ऑप्ट करवाया जाएगा, तो ये कभी भी उस लेवल की बात नहीं हो पाएगी। अवसर कभी उतने बराबर नहीं मिल पाएंगे। अवसर तब बराबर मिलेंगे जब उनकी एंट्री ही स्थायी कमीशन के रूप से हो। एक अलग रूट रहे एसएससी का, लेकिन उनके पास ये दूसरा ऑप्शन परमानेंट कमीशन का भी शुरुआत से ही। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मुझे जो एक सबसे बड़ी मुश्किल लगती है, अभी भी जो कमान जो करने वाले लोग हैं उनके हाथ में है, जो फिटनेस के रोल को लेकर के, और जो उसको कहा जाता है कि शेप 1 कैटेगरी, ये अजीब सी भाषा हो सकती है लेकिन आर्मी की भाषा में अगर कहा जाए शेप 1 कैटेगरी में अगर वो पाई जाती हैं तब वो आगे बढ़ेंगी। इस शेप 1 कैटेगरी में साइकेट्री है, हेयरिंग है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आई की है, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि अगर एक ज्यादा एज के बाद में अगर उसमें आना होगा तो वैसे ही कट जाएंगी, क्योंकि कोई छोटी मोटी समस्याएं तो सबके साथ होती हैं जिंदगी में। ठाकुर जी, महिलाओं का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा मतलब लंबा है, उनको ज्यादा जीती है और इसी तरह से उनकी इंद्रियां भी ज्यादा दिनों तक काम करती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं 24 साल की सर्विस में आखिरी तक अपने शेप 1 में ही रही हूँ और अभी भी इस वक्त भी अगर मेरा कोई मेडिकल चेकअप हो जाए तो मैं शेप 1 में ही पाई जाऊंगी। तो मुझे लगता है ये एक अपने अपने इसकी बात है कि आप कैसे अपने आप, और दूसरी चीज ये है ना कि फौज में इतनी अच्छी डिसिप्लिन लाइफ होती है कि आप ना चाहते हुए भी अपने आप को फिट रख ही लेते हैं क्योंकि आपका डिसिप्लिन उस तरह से होता है। हाँ, ये और बात है कि बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं उनका वेट बढ़ जाता है, वो मेल अधिकारी हो या महिला अधिकारी, कई बार प्रेगनेंसी वगैरह के बाद में, लेकिन उतने ही जल्दी उनके अंदर मादा होता है कि वो वापस अपने शेप में आए। खासतौर पे मैं अपने बारे में कहूंगी, मेरे अंदर तो था और फिर मेंटेन रखा। इसका मतलब मैं ये मान के चलूं कि ये जो शेप 1 की कैटेगरी का जो भ्रम है वो शायद उतना ज्यादा
आगे बाधक नहीं बनेगा, या अफसर जो आप लोग जो और सीनियर अफसर है जो नियुक्ति करने वाले हैं, प्रमोशन करने वाले हैं, वो इसको एक बहुत बड़ा औजार नहीं बनाएंगे, बाधक नहीं बनाएंगे आप लोगों की प्रोन्नति में, तो ये बात तो ठीक रहेगी। अदरवाइज तो मुश्किलें बहुत सारी हैं। अब आज के इस कल के कदम के बाद आप लोग खास कैसे लड़ाई लड़ेंगी, कैसे इसको आगे ले जाएंगे आप? क्योंकि अब तो आपने वीआरएस ले लिया है, आप इस चीज को आगे भी ले जाने की तमन्ना रखती हैं, जैसे कि मेरी बातचीत में आपसे बातचीत हुई थी। तो कैसे इसको आगे ले जाया जाए ताकि, और दूसरा एक ये जरूर बताइए कि क्या अंतर आर्मी के लिए रखा गया, नेवी के लिए रखा गया, एयरफोर्स के लिए रखा गया, वो किस तरीके का रखा गया है? देखिए, इस वक्त इंडियन आर्मी ने पूरी तरह परमानेंट कमीशन को एक्सेप्ट किया है, लेकिन फिर भी एंट्री वैसी ही है, शुरू के 10 साल और फिर 4 साल या 10 साल के बाद परमानेंट कमीशन। तो 14 इयर्स में बाहर जाने का एक ऑप्शन होगा, और दूसरा अगर आप परमानेंट कमीशन करना चाहें तो उसके लिए फिर से आपको उन्हीं मापदंडों में एक बार फिर कि आपके नंबर्स कैसे हैं, आपका फिजिकल फिटनेस, एक छोटा क्राइटेरिया है। एक्चुअली आर्मी में, अगर आर्म फोर्सेज में अगर हम देखें तो ज्यादातर काम और दूसरे सर्विसेज की तरह दिमाग से ही होता है। आर्मी में होने का ये मतलब नहीं है कि दिन भर आप कहीं गन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ। महीने में एक बार प्रैक्टिस होती है या 2 बार होती है, आर्मी में ज्यादा होती है, जिससे आप फिट रह सके और उन चीजों पर आपका काबू रह सके। लेकिन जो एक्चुअल लड़ाई है उसमें भी आपकी मसल पावर से ज्यादा आपके दिमाग की पावर की जरूरत पड़ती है, और महिलाएं वहां बिल्कुल फिट हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें महिला अधिकारियों को कुछ अलग से किसी को सोचना पड़े। हाँ, 1-2 बातें जरूर हैं, आप इसको थोड़ा मतलब मैं इसको आप उस तरह से लीजिए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात बता रही हूँ। 2 चीजें होती हैं पुरुष ऑफिसर के बारे में और महिला ऑफिसर के बारे में। अगर दोनों ही बराबर हों और अगर महिला ऑफिसर एक कदम आगे परफॉर्म कर रही है, तो एक जो चूंकि ये है तो अल्टीमेटली मेल डोमिनेटेड सर्विस है, तो ये लगता है कि भाई ये पुरुष को तो अपने घर में वाइफ को और अपने बच्चों के सामने अपना एक वर्चस्व दिखाना है, और वर्चस्व ही नहीं, उसे एक शान भी रखनी है अपनी कि मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ। तो अगर इस समय प्रमोशन करना है तो ठीक है, ये महिला अधिकारी ठीक है, पर शी इज अ डबल इनकम ग्रुप। ठीक है, क्या है, हम मेल ऑफिसर को बनाते हैं, उनको कहीं भी भेज सकते हैं। ऐसा करते समय कई बार मैंने ये पाया है कि ये एक बायस आ जाता है कहीं ना कहीं। एक डबल इनकम ग्रुप का होना या एक महिला का भी उसी शिद्दत से अपने करियर की तरफ देखना, इसको आज भी उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, ये मुझे लगता है और अपने अनुभवों से लगता है। और दूसरी चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं आप सोशल सर्कल में जो मेल ऑफिसर्स की वाइव्स होती हैं वो आपको बहुत मतलब वैसे तो वो आपके बहुत साथ रहती हैं, बहुत आपकी हेल्प करती हैं, कहीं पर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है वहां वो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा अंदर से एक खटक रहती है उनको कि भाई ये मेरे हस्बैंड के बराबरी पर है, काम कर रही है। तो वो एक अलग से छोटा सा बहुत बहुत थिन लाइन होती है, उसको बस वो दिखती है बस। क्या अभी भी आपको लगता है कि जो फ्रंट रोल है इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्मर्ड का, वहां महिलाओं को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने इतना अनुभव देखा है, किया है, इतने अनुभव से आप रही हैं, तो एयरफोर्स में तो खैर अभी कर ही रही हैं, अभी 8 मेरे ख्याल से पायलट ऐसी हैं जो, लेकिन वो परमानेंट कमीशन नहीं मिला है उनको, ये याद रखिए। वो भले ही पायलट्स हैं, वो फाइटर्स रोल्स में आ चुकी हैं, लेकिन क्या उन्हें परमानेंट कमीशन मिला है? तो जवाब है नहीं। तो आप, मेरा सवाल था कि क्या ये मानती हैं कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड और इसमें भी महिलाएं जाना चाहिए और इनको रहना चाहिए आगे? अकू जी, अभी तक जो चुनौतियां थी वो तो सिर्फ परमानेंट कमीशन की थी, लेकिन अब और कई बार मुझे लगता है मीडिया ने इसे हमेशा गलत तरीके से देखा। परमानेंट कमीशन को छोड़कर वो हमेशा इस पे गए कि कॉम्बैट रोल में क्यों ना आए महिलाएं, क्यों ना, हाँ क्यों ना आए, पर पहले उन्हें एक स्थायित्व तो मिले। अगर अब जाके, और फिर जब आपके पास चॉइस है, आपको कोई यहाँ निमंत्रण से नहीं आते, आप क्वालिफाई करके आते हैं, तो अगर आपको वही सैलरी मिल रही है और अगर आपको वो मौका मिल रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं होंगी जो आना चाहेंगी, कॉम्बैट रोल में आना चाहेंगी, जैसे फाइटर पायलट के रोल में आई हैं। और कहीं पर कोई ऐसी
मुझे नहीं लगता कि एयरफोर्स को उन महिला अधिकारियों के साथ कोई अड़चन हुई है कि उन लोगों ने कहीं पर कम परफॉर्मेंस दी हो, तभी तो वो इतना आगे बढ़ी है। अभी एक फ्लाइट कमांडर भी बनाया है एक महिला अधिकारी को। तो मुझे लगता है कि ये फिर वही बात है कि बॉडीली पावर के ऊपर कोई चीज नहीं निर्भर करती, ये आपके विल पावर के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अनुमा जी, आपने 24 साल एयरफोर्स को दिए, इन 24 साल का निचोड़ क्या है, अनुभव क्या कहता है, लोग कैसे के, जैसे एक अपनी आपने बहुत बहुत महीन सी बात बताई थी कि आर्मी अफसर्स की जो सीनियर अफसर्स हैं उनकी वाइफ, और जब आप में होता है तो वो थोड़ा सा सोचती हैं उस तरीके से, एक भेद मन में होता होगा। लेकिन 24 साल के दौरान इस मेल डोमिनेटेड जो डिपार्टमेंट है या फील्ड है, उसमें आपको किस तरीके के संघर्ष करने पड़े, और अभी भी किस तरीके के संघर्ष वहां काम करने वाली महिलाओं को करने पड़ेंगे? संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं है। शुरुआती दौर में हमें ऐसे लोग हमारे अंडर में थे जो हमारे पिता की उम्र के थे, तो उनको ये लगता था कि अरे ये तो हमारी बेटी के बराबर है और इसको हमें मैम बोलना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस उनके सामने रखते गए तो ये सारी चीजें चली गई। शुरू में सीनियर ऑफिसर्स भी हमें डॉटर्स की तरह व्यवहार करते थे, कम डांटा करते थे। तो हमारे जो साथ के मेल ऑफिसर्स थे वो कहते थे भाई आपको तो कम डांट पड़ती है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे हम प्रोफेशनली जिसे मैं कहूंगी सिद्धहस्त होते गए, सीखते गए, वैसे वैसे हमारे प्रति उस तरह की कोई भावना या सिंपैथी दोनों चली गई। और उसके बाद तो मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मुझे अपने आप को स्थापित करने में एक्चुअली डबल काम करना पड़ा, क्योंकि एक तो ये बताना कि मुझे किसी तरह की कोई रियायत नहीं चाहिए, ये बताना, और उसके बाद उसको परफॉर्म करके दिखाना। आवर्स के बारे में नहीं सोचना। कभी कभी 2-3-4 बार ऐसा भी हुआ कि 24 घंटे की ड्यूटी डबल होके 48 आवर्स, कुछ ब्रेकडाउन हो गया, कुछ हो गया। तो दूसरी थी ये बात। और उससे उसके साथ एक चीज बहुत अच्छी थी, जो हमारे यंग कलीग होते हैं, हमारे जवान होते हैं या एयरमैन होते हैं, उनके तरफ से कभी ये जेंडर वाला बायस कभी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हमें शुरू से देखा। वो भी अपनी सर्विस में नए लोग आए, हम भी नए आए, और वो साथ में हमारे ग्रो कर गए। तो बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग हुई उनके साथ में। तो संघर्ष जो थे वो शुरुआती दौर में थे। उसके बाद चुनौतियां थी कि आप उस तरीके से काम करके दिखाएं जिससे रिजल्ट हो। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ना केवल एओसीएनसी का कमेंडेशन मिला, फिर चीफ का भी कमेंडेशन मिला प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए। उसके बाद मैं बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट ग्रुप की चीफ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर भी एक समय बनी। तो ये सब टीम वर्क मुझे मिला, और उसमें दोनों तरफ से था, मेरे तरफ से भी बहुत मेहनत थी। एक चीज आपको और बताऊंगी कि भारतीय सेनाओं में इस वक्त भले ही महिलाओं के लिए प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज हो या कम हो, लेकिन भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना से ज्यादा सिक्योर मुझे नहीं लगता महिलाओं के लिए कोई और सर्विस है, उतनी रिस्पेक्टफुल कोई और सर्विस है। क्योंकि ये अकेली ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें अगर किसी ने आपके साथ दूसरे तरह से व्यवहार किया या आपको एक महिला समझते हुए किसी तरह का फायदा लेने की कोशिश की, तो इसमें सीधे सीधे कोर्ट मार्शल होता है। तो कोई भी अधिकारी अपनी पेंशन की कीमत पर कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहेगा। और इतने 24 सालों में मेरे साथ कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। तो मैं इस बारे में तीनों सेनाओं की सबसे ज्यादा तारीफ करना चाहती हूँ। अब इस समय क्योंकि चीन से एक तनाव का दौर चल रहा है, आप सेना में अब नहीं हैं, लेकिन अपनी सेना को आप किस तरह से देखती हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो तनाव की स्थिति बढ़ती है तो किस हालत में आप भारतीय सेना को देखती हैं? तय बात है कि इसमें वायुसेना, थल सेना और नेवी सब शामिल है। अकू जी, वैसे तो हम पूरे विश्व में वायुसेना के मामले में चौथे नंबर पर है। चीन बहरहाल हमसे आगे है, और सेना में भी हम उसी तरह से। तो हमारी स्थिति काफी मजबूत है विश्व के हिसाब से अगर हम देखें तो। और वायुसेना में मैं जरूर ये मानती हूँ कि कुछ और हमें स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। हमें करीब 200 एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट के अलग अलग रोल्स की जरूरत है। इस बीच में जो ऑब्सोलिसेंस होता चला जाता है, ऑब्सोलीट होते हैं, उनके लिए भी हमें मेक गुड करना होता है। तो हमारे पूरे सिस्टम में जो परचेजेस होती हैं वो काफी लंबा समय लेती हैं। करीब एक किसी भी परचेज को कॉन्सेप्ट से और उसके शेप में लाने में, जैसे मिराज ये रफेल के साथ हुआ, करीब 14-15 साल लगे हैं इसमें। ये आज की बात नहीं है कि आज हम ये 5 या 6 रफेल देख रहे हैं। इनकी शुरुआत 2002 से हुई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपनी इन्वेंट्री को बराबर करने की जरूरत है।
दूसरी चीज ये है कि जो भारतीय सेनाओं की खास बात है, हमारे पायलट्स बहुत ही स्किल्ड पायलट्स हैं, हमारे जो फौजी हैं वो जज्बे पर लड़ जाते हैं। तो एक तो फुल फ्लेजेड वॉर की संभावनाएं हम नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आपने जैसे कहा कि अगर ऐसी कोई अनटूवर्ड स्थिति होती है तो भारत जो है वो पूरी तीनों सेनाओं सहित चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी नौसेना भी एक बहुत काबिल नौसेना है, हमारे पास सबमरीन्स है, एयरफोर्स में हमारे पास लगभग हर तरह के एयरक्राफ्ट है। क्वांटिटी जरूर हम क्वांटिटी में थोड़ा सा कहीं कम है इस वक्त, लेकिन विल मेक गुड दैट। आपने एक अंतिम चीज है जिसको करेक्शन इन द सेंस समझने के लिए जरा जरूरी है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया स्क्वाड्रन का, तो ये मैं जानता हूं, लेकिन पाठक को समझाने के लिए वो होता क्या है? शायद लोग समझते होंगे कि एक जहाज या एक इसकी जरूरत है, वो होता क्या है, वो जरा और स्पष्ट कर। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो ऑप्टिमम एस्टेब्लिशमेंट है वो, ये एक जाहिर बात है, गूगल पर है मौजूद है ये सब। तो हमारी ऑप्टिमम जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 42 स्क्वाड्रन की है। मैं एयरफोर्स की बात करूंगी। 42 स्क्वाड्रन हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट की होनी चाहिए। उसके अलावा स्क्वाड्रन का मतलब जरा स्पष्ट कर दें लोगों को, क्या होता क्या है? लगभग समझ लीजिए कि 14 प्लस 2 एयरक्राफ्ट, 16 एयरक्राफ्ट की एक स्क्वाड्रन मान लीजिए आप। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है। असल में लोग स्क्वाड्रन का मतलब एक को समझ लेते हैं, एक यूनिट को, तो 14 प्लस 1 का 14 प्लस 2 होने चाहिए एयरक्राफ्ट हमारे। जहाज एक स्क्वाड्रन में 16 जहाज होना चाहिए। 16 कहते हैं जनरली। हाँ, तो ये 16 जहाज होते हैं और इस तरह से हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए। इस समय हमारे पास 29-30 के बीच में स्क्वाड्रन हैं जहां तक मुझे ध्यान है। और अभी जब राफेल आएंगे, 36 राफेल भी आएंगे, तो हमने कितनी स्क्वाड्रन बनाई? 2.5 स्क्वाड्रन बन रही है लगभग। तो 2.5 भी नहीं बन रही है, मतलब 2.5 भी नहीं, 2 प्लस बन रही है। तो इस तरह से जो है हमें अगर ऑप्टिमम हमारी कैपेबिलिटी पर चाहिए, जिसमें हम अपने थ्रेट्स को परसीव करते हुए, तो हमें 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है इस वक्त। हम उस हिसाब से, मैंने जैसे कहा आपको कि हम 150-200 के करीब हमको एयरक्राफ्ट और चाहिए, और फिर हमें उसमें ऑब्सोलेसेंस के लिए जो पुराने होते जा रहे जहाज है, जैसे हमारे पास अभी मिग जो है 100 प्लस एयरक्राफ्ट है, वो 100 प्लस है, तो वो आगे चल के वो बिल्कुल डाउनग्रेड होंगे। मिराजेस का हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन चल रहा है जो शायद 2025-30 तक उड़ेगा, तो उनका भी हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इसको स्पीड अप कर सके, वैसे बहुत सारे प्रयास हुए हैं, जैसे हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को एयरफोर्स के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ इंटीग्रेट किया कि भाई आप इसको फास्ट पेस में करें, लेकिन वो जो 8 से लेके 15 साल का जो समय हो रहा है उसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक उसे कम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर पैनापन नहीं आ पाएगा। जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने भारतीय सेना के बारे में और महिलाओं के बारे में जो भारतीय सेना में आना चाहती हैं उनके भविष्य को लेकर के हम सब आशान्वित हैं, लेकिन ये प्रक्रिया तेज हो, भारतीय सेना, वायुसेना और मजबूत हो, वो और महिलाएं और भारतीय सेना में अपना वर्चस्व थोड़ा दिखा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।